बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हाजिर हूँ बिहार बोर्ड इंटर उर्दू मज़मून की तैयारी कराने के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड में हैं और आपने उर्दू मज़मून लिया है और 2025 का पेपर आप देने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए इंटर का जो उर्दू सब्जेक्ट है उसके 300 सवालात यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आप इन 300 सवालों को याद कर लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड में 100% नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सवाल है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कई सालों से तैयारी कराता हूँ और मेरे पास जो तलबा पढ़ते हैं और फिर वो 2 महीने की तैयारी करके पेपर में जाते हैं, तो अक्सर मेरे जितने भी सवालात होते हैं वो सब बिहार बोर्ड में आते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ ताकि बच्चे अच्छी तरह से याद कर लें। आंसर आप डायरेक्ट याद करेंगे तो आप पेपर को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। सवाल नंबर 2, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी किसका खाका है? तो ये नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। सवाल नंबर 3, उर्दू का सबसे पहला खाका कौन सा है? तो उर्दू का सबसे पहला खाका जो है वो नज़ीर अहमद की कहानी है। सवाल नंबर 4, उर्दू का सबसे पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का सबसे पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग थे। ये जो मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग थे ये बदख्शा से तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। शाह आलम द्वितीय जो हिंदुस्तान का बादशाह था उसके ज़माने में ये हिंदुस्तान आए थे और फ़ौज में मुलाजिम हुए थे। तो याद रखिएगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग हिंदुस्तान कब आए थे? शाह आलम सानी के ज़माने में, और हिंदुस्तान में फ़ौज में मुलाजिम हुए थे। सवाल नंबर 6, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1885 में मोहल्ला चूड़ीवालान दिल्ली में पैदा हुए। मोहल्ला चूड़ीवालान जामा मस्जिद के पास है। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन के नाम लिखिए। वालिदैन माँ बाप को बोलते हैं, वालिद बाप, वालिदा माँ, और दोनों को मिलाकर वालिदैन कहते हैं। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन के नाम लिखिए। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और वालिदा का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम। सवाल नंबर 8, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ था? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 1947 में हुआ था। सवाल नंबर 9, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शोहरत किस खाका की वजह से है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शोहरत नज़ीर अहमद की कहानी की वजह से है। सवाल नंबर 10, मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों में है? तो मज़ामीन फ़रहत 7 जिल्दों में है। सवाल नंबर 11, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की 2 किताबों के नाम है, एक है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और दूसरी किताब का नाम है फूल वालों की सैर। सवाल नंबर 12, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो ये नज़ीर अहमद जो थे ये फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। सवाल नंबर 13, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी थे। सवाल नंबर 14, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नाविल से है। सवाल नंबर 15, किस अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो अरबी शायर जो था वो मुतनब्बी के अशार पढ़े जा रहे थे। मुतनब्बी अरबी का एक बहुत ही अच्छा शायर है। सवाल नंबर 16, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में एराब की गलतियाँ करते थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप
मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी वीडियो से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आपके जो दोस्त हैं जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक में हो या इंटर में हो, उनको भी चैनल के बारे में बताएं, वीडियो के बारे में बताएं कि उस पर तैयारी हो रही है। अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए उनको भी मेरे चैनल को ज्वाइन कराएं। तो सवाल नंबर 17, आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? यानी किसी खास टॉपिक पर, किसी खास विषय पर जो कुछ लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मजमून कहते हैं। सवाल नंबर 18, मजमून का ताल्लुक किस अदब से है? तो मजमून का ताल्लुक गैर अफसानवी अदब से है। सवाल नंबर 19, जिस अदब में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। सवाल नंबर 20, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो मिट्टी का तेल ये मजमून है ख्वाजा हसन निजामी का मजमून है। सवाल नंबर 21, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता है? तो खाक को समझा जाता है, खाक यानी मिट्टी को। सवाल नंबर 22, रॉकफेलर कहाँ का रहने वाला था और वो दौलतमंद कैसे बना? तो रॉकफेलर अमेरिका का रहने वाला था और वो मिट्टी का तेल बेचकर दौलतमंद बना। सवाल नंबर 23, किस बुजुर्ग की रूहानी तरबियत में ख्वाजा हसन निजामी का अहम रोल था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 24, ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी नाम किसने दिया था? तो ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी नाम अल्लामा इकबाल ने दिया था। सवाल नंबर 25, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन के नाम लिखिए। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम था आशिक अली, वालिद का नाम आशिक अली और वालिदा सैयदा चहेती बेगम। सवाल नंबर 26, वालिदैन ने ख्वाजा हसन निजामी का क्या नाम रखा था? तो ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने कासिम अली रखा था। सवाल नंबर 27, रिसाला निज़ामुल मशाइख, निज़ामुल मशाइख की बुनियाद किसने डाली थी? तो ख्वाजा हसन निजामी ने, ख्वाजा हसन निजामी। सवाल नंबर 28, ख्वाजा हसन निजामी ने हिंदू साधुओं से क्या सीखा था? तो हिंदू साधुओं से फलसफा-ए वेदांत सीखा था, फलसफा-ए वेदांत। सवाल नंबर 29, ख्वाजा हसन निजामी किस हैसियत से मशहूर हुए? तो ख्वाजा हसन निजामी सहाफ़ी की हैसियत से मशहूर हुए, सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट। सवाल नंबर 30, 1857 से मुताल्लिक़ किसने किताब लिखी है? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, बगावत, तो 1857 से मुताल्लिक़ ख्वाजा हसन निजामी ने किताब लिखी है। सवाल नंबर 31, किसने अपनी मौत से 50 बरस कबल ही अपनी कब्र तैयार करा ली थी? तो अपनी मौत से 50 साल पहले अपनी कब्र ख्वाजा हसन निजामी ने तैयार कराई थी, ख्वाजा हसन निजामी। सवाल नंबर 32, सी पारा ए दिल किसकी तसनीफ है? तो सी पारा ए दिल ख्वाजा हसन निजामी की तसनीफ है, ख्वाजा हसन निजामी। सवाल नंबर 33, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? तो ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल 1955 में हुआ था। सवाल नंबर 34, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मजमून है? तो ये अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। सवाल नंबर 35, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? माखूज़ का मतलब होता है कि सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से लिया गया है। तो सैयद सुलेमान नदवी की किताब है नुक़ूश सुलेमानी, नुक़ूश सुलेमानी से लिया गया है। सवाल नंबर 36, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गरामी का नाम बताइए। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गरामी का नाम है अल्लामा शिबली। सवाल नंबर 37, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश बिहार के किस ज़िला में है? जाए पैदाइश यानी जन्म स्थान। सैयद सुलेमान नदवी बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए थे? तो नालंदा। सवाल नंबर 38, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था? तो तारीख़ इस्लाम यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तारीख़। सवाल नंबर 39, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। सवाल नंबर 40, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, फतूर।
सवाल नंबर 41, पेट के लिए खानों में सबसे जरूरी खाना कौन सा है? तो नाश्ता है। सवाल नंबर 42, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी 1884 में पैदा हुए। सवाल नंबर 43, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम है? हकीम सैयद अबुल हसन। सवाल नंबर 44, दरभंगा के मदरसा इमदादिया में किसने तालीम हासिल की? तो दरभंगा के मदरसा इमदादिया में सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की। सवाल नंबर 45, सैयद सुलेमान नदवी ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में दाखिला कब लिया? ये दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में है और ये दुनिया का एक आलमी शोहरत याफ्ता यानी कि आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है। यहाँ से मैंने भी तालीम हासिल की है। तो सैयद सुलेमान नदवी ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में दाखिला कब लिया? तो 1901 में। सवाल नंबर 46, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस उन्वान से शाये हुआ था? तो पहला मजमून जो शाये हुआ था सैयद सुलेमान नदवी का, उसका उन्वान था खातूनों की तालीम, खातूनों की तालीम। सवाल नंबर 47, सैयद सुलेमान नदवी किस कॉलेज में उस्ताद थे? पूना कॉलेज में। सवाल नंबर 48, सैयद सुलेमान नदवी आजमगढ़ के किस इदारे से वाबस्ता थे? दारुल मुसन्निफीन। सवाल नंबर 49, सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के किस अखबार से वाबस्ता थे? तो अल हिलाल से वाबस्ता थे। सवाल नंबर 50, सैयद सुलेमान नदवी ने अल्लामा शिबली की किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी। ये 50 सवालात हो गए हैं। आप इन 50 सवालात को अच्छी तरह से याद कीजिए और दूसरे पार्ट में फिर मैं आपको 50 सवालात दूंगा। तब तक आप इन्हीं 50 सवालों को याद कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए ये 50 सवालात लेकर हाजिर हूँ। बिहार के वो तलबा जो 2025 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने जा रहे हैं और उर्दू मजमून की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने पहले पार्ट में 50 सवालात दिए थे और ये मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको 50 सवालात दे रहा हूं। आप इन 50 सवालों को अच्छी तरह से याद कीजिए। इंशाअल्लाह बिहार बोर्ड में आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे और मैं भी आपकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अच्छे नंबरात से कामयाब करे। मेरे पिछले वीडियो में कुछ तलबा ने मेरे नंबर पर संपर्क किया और उन्होंने मेरे बारे में जानना चाहा, तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी हसन है और मैं हाफिज कुरान हूं। अल्लाह के फजल व करम से मैं 2004 में हाफिज बना हूं और उसके बाद 2012 में मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से आलमियत किया है और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, वहां से बीए किया है और जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया है। आपकी किताब में सैयद सुलेमान नदवी का जो मजमून है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। सैयद सुलेमान नदवी बिहार के रहने वाले थे और लेकिन उन्होंने तालीम जो हासिल की थी वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में तालीम हासिल की थी, इसलिए उनके नाम में नदवी लगता है। तो जो लोग दारुल उलूम नदवतुल उलमा से फारिग होते हैं उन लोगों को नदवी कहा जाता है और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी उसी इदारे से फारिग हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51, हयात शिबली किसकी तसनीफ है? तो हयात शिबली किताब का नाम है हयात शिबली अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 52, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब और कहां हुआ? तो सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल 1953 में हुआ था कराची के अंदर। कराची पाकिस्तान का एक शहर है। सैयद सुलेमान नदवी बिहार में पैदा हुए थे, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना,
तो सैयद सुलेमान नदवी पाकिस्तान चले गए थे और वहां उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 53, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है नाश्ता। सवाल नंबर 54, इंशाइया क्या है? किसका मजमून है? यह चैप्टर का नाम है। इंशाइया क्या है, किसका मजमून है? तो इंशाइया क्या है? वजीर आगा का मजमून है। सवाल नंबर 55, वजीर आगा कब पैदा हुए? तो वजीर आगा 1922 में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 54, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सवाल नंबर 57, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है? तो उर्दू शायरी का मिजाज वजीर आगा की तसनीफ है। सवाल नंबर 58, लफ्ज़ों की छागल किसकी कुल्लियात है? लफ्ज़ों की छागल वजीर आगा की कुल्लियात है। सवाल नंबर 59, वजीर आगा के दो इंशाइयों के मजमुओं के नाम लिखिए। तो वजीर आगा के दो इंशाइयों के मजमुओं के नाम है चोरी से यारी तक, नंबर 1 चोरी से यारी तक, और नंबर 2 दूसरा किनारा। सवाल नंबर 60, इंशाइया कैसी सिन्फ है? यानी इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? तो इंशाइया नसरी सिन्फ है, नसरी। सवाल नंबर 61, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? हिजरत एक चैप्टर का नाम है और उसका ताल्लुक किससे है? तो हिजरत इंशाइया है। सवाल नंबर 62, इंशाइया हिजरत किसने लिखा है? तो हिजरत अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाइया है। सवाल नंबर 63, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 64, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महव सफ़र रहती है? तो साइबेरिया की मुर्गाबियाँ, साइबेरिया की मुर्गाबियाँ। सवाल नंबर 65, किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले में। सवाल नंबर 66, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है, गुलामी। सवाल नंबर 67, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? तो जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफ़र हुआ। सवाल नंबर 68, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत जन्नत है। सवाल नंबर 59, अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज से वाबस्ता थे? तो अहमद जमाल पाशा ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान से वाबस्ता थे। सवाल नंबर 70, अहमद जमाल पाशा का ख़ास मैदान क्या था? तो अहमद जमाल पाशा का ख़ास मैदान तंज़ो ज़राफ़त था। सवाल नंबर 71, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ? तो अहमद जमाल पाशा का इंतकाल 1987 में हुआ था। अगर आप मेरे इन सवालात को याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, लाइक करें। आप इस पे जितना कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, ये चैनल उतने ही लोगों तक पहुंचेगा। आप अगर उर्दू की बंद कर दें। सवाल नंबर 72, किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ को दास्तान कहते हैं। सवाल नंबर 73, किस सिन्फ में मा फ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? तो दास्तान में। सवाल नंबर 74, उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? तो उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबरस है, सबरस। किसने लिखी है? तो सबरस मुल्ला वजी ने लिखी है, यानी मुल्ला वजी की लिखी हुई सबरस उर्दू की सबसे पहली दास्तान है। तो उर्दू में सबसे पहली मर्तबा दास्तान लिखने वाले कौन है? मुल्ला वजी। और उनकी कौन सी तसनीफ है? सबरस। सबरस उर्दू की सबसे पहली दास्तान है। सवाल नंबर 75, बागो बहार किसकी दास्तान है? तो बागो बहार दास्तान है। ये भी सवाल आता है कि बागो बहार क्या है? बागो बहार एक दास्तान है। तो किसने लिखी है? तो बागो बहार मीर अमन ने लिखी है। सवाल नंबर 76, मीर अमन कहाँ पैदा हुए? तो मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में। सवाल नंबर 77, किसके हमले में
میر امن کا گھر برباد ہو گیا. یعنی جب دلی پر کس نے حملہ کیا کہ جس میں میر امن کا گھر محفوظ نہ رہ سکا تھا؟ تو احمد شاہ ابدالی کے حملے میں میر امن کا گھر برباد ہو گیا. احمد شاہ ابدالی. سوال نمبر 78. میر امن کی جاگیر کس نے ضبط کر لی تھی؟ تو میر امن کی جاگیر سورج مل جاٹ نے ضبط کر لی تھی. سورج مل جاٹ. سوال نمبر 79. میر امن کس کالج میں استاد تھے؟ تو میر امن فورٹ ولیم کالج میں استاد تھے. فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے اندر ہے. یہ بھی سوال آتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے. اور میر امن فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں ان کا تقرر ہوا تھا. شعبہ ہندوستانی، جہاں ہندوستان کی زبان وغیرہ کے بارے میں اور یہاں کی سنسکرتی، یہاں کی تہذیب وغیرہ کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا. سوال نمبر 80. میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں کتنے روپے ماہانہ پر ہوا تھا؟ یعنی میر امن جب فورٹ ولیم کالج میں پڑھانے لگے تو وہاں مہینے میں ان کو کتنے پیسے ملتے تھے، کتنے روپے ملتے تھے؟ تو مہینے میں ان کو 40 روپے ملتے تھے. 40 روپے. کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو گنج خوبی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے. اخلاق محسنی فارسی میں ہے، فارسی زبان میں ہے. تو فارسی کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے گنج خوبی. سوال نمبر 82. میر امن کی شہرت کس تصنیف کی وجہ سے ہے؟ یعنی میر امن کو جو شہرت ملی ہے وہ سب سے زیادہ ان کی کس کتاب کی وجہ سے ملی ہے؟ تو میر امن کی شہرت سب سے زیادہ باغ و بہار کی وجہ سے ہے. باغ و بہار. سوال نمبر 83. فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت کس کتاب کو ملی ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ شہرت باغ و بہار کو ملی ہے. باغ و بہار. سوال نمبر 84. باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی. فورٹ ولیم کالج. سوال نمبر 85. باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ یعنی باغ و بہار جو ہے وہ کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ قصہ چہار درویش. قصہ چہار درویش. سوال نمبر 86. باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ یعنی باغ و بہار جس نے لکھی، مصنف بولتے ہیں لیکھک کو، رائٹر کو. تو باغ و بہار کے رائٹر کون ہے؟ تو رائٹر ہے میر امن. تو میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو 500 روپے کا انعام ملا تھا. 500 روپے. سوال نمبر 87. باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو باغ و بہار میں 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. 4. سوال نمبر 88. کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ یعنی کس نے کہا تھا میر امن کو کہ وہ باغ و بہار کتاب کا ترجمہ کرے؟ تو جان گل کرسٹ. جان گل کرسٹ کی خواہش پر. سوال نمبر 89. شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا. دوستی. سوال نمبر 91. اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو باغ و بہار میں جو اندھا فقیر ہے اس کا تعلق ہندوستان سے تھا. ہندوستان. سوال نمبر 92. شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیہ دیتا ہے؟ تو شہزادہ فقیر کو 1 اشرفی دیتا ہے. سوال نمبر 93. اردو میں سادہ نثر گوئی کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو، یعنی سب سے پہلے جو کوئی کام کرتا ہے اس کو موجد کہا جاتا ہے. تو اردو میں سادہ نثر کی ایجاد کس نے کی ہے؟ تو میر امن نے. میر امن کو اردو میں سادہ نثر گوئی کا موجد کہا جاتا ہے. نمبر 94. سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ تو سلیمانی سرما کا ذکر آیا باغ و بہار میں. تو سلیمانی سرما لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آتی تھی. یعنی جب سلیمانی سرمے کو لگایا جاتا تھا تو لگانے کے بعد جناتوں کی دنیا سامنے دکھائی دیتی تھی. تو سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ اس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آتی تھی. سوال نمبر 95. سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ یعنی مبارک شہزادے کو ساتھ لے کر جب سفر پر چلنے لگے تو بازار سے کون سی چیزیں خریدی تھی؟ تو عطر اور بخور. عطر اور بخور. سوال نمبر 96.
बागो बहार में किस तहजीब की झलक मिलती है? तो बागो बहार में हिंदुस्तान की झलक मिलती है। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत है, उसकी झलक बागो बहार में देखने को मिलती है। 97 में मीर अमन को किसने अपने भाई का अतालीक मुकर्रर किया? मीर अमन को किसने अपने भाई का अतालीक मुकर्रर किया? तो मीर अमन जब कलकत्ता गए तो वहाँ पर मीर अमन को नवाब दिलावर जंग ने, कलकत्ता के अंदर थे एक नवाब दिलावर जंग, उन्होंने अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां का अतालीक मुकर्रर किया। तो मीर अमन जो है वो मीर मोहम्मद काजिम खां के अतालीक थे और इनको नवाब दिलावर जंग ने बनाया था। सवाल नंबर 98, मीर अमन दिल्ली से कहाँ गए? तो इसको समझिएगा ज़रा। मीर अमन दिल्ली से अजीमाबाद गए। अजीमाबाद पाटलिपुत्र। तो मीर अमन दिल्ली से कहाँ आए? तो दिल्ली से अजीमाबाद आए और फिर अजीमाबाद से कलकत्ता गए। इसमें तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। मीर अमन दिल्ली से कहाँ आए? दिल्ली से अजीमाबाद आए। अजीमाबाद यानी पाटलिपुत्र। और अजीमाबाद से फिर कहाँ गए? तो अजीमाबाद से कलकत्ता गए। ये 100 सवालात मुकम्मल होने जा रहे हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो उर्दू ज़बान व अदब है हम इस ज़बान को घर घर तक पहुंचा सकें। उर्दू ज़बान व अदब बहुत ही मीठी और शीरी ज़बान है। हम लोग इसको आगे बढ़ाते नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, उर्दू पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि हम उर्दू को घर घर तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब घर घर तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 99, शहजादे के साथ सफ़र में कौन साथ रहते हैं? यानी शहजादा जब सफ़र पर निकलता है तो उनके साथ कौन सफ़र पर रहता है? तो मुबारक जो है, मुबारक नाम है, मुबारक शहजादे के साथ सफ़र में रहते हैं। सवाल नंबर 100, वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे क्या कहते हैं? तहरीरी किस्सा यानी ऐसा किस्सा जिसको लिखकर बताया जाए। किस्सा क्या होता है? एक किस्सा ज़बान से बताया जाता है, लोग सुनते हैं, लेकिन एक लिखकर बताया जाता है राइटिंग की शक्ल में, तहरीर। तो वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में, नशिस्त का मतलब होता है बैठक, यानी ऐसा किस्सा जिसको हम पढ़ने के लिए बैठे तो एक बार में ही सारा का सारा किस्सा हम पढ़ डालें, तो ऐसे किस्से को क्या कहा जाता है? तो ऐसे किस्से को मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। मुख्तसर अफसाना। ये हो गए 100 सवालात। इन 100 सवालात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिहार बोर्ड में अच्छे नंबरात हासिल कर लेंगे। जिस पैटर्न पे मैंने बताया है, बिना ऑप्शन दिए हुए, आप अगर ऑप्शन से याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जवाब याद करते हैं तो यकीन मानिए आप पेपर में फौरन सवाल पे निशान लगा देंगे। जो भी सवाल का जवाब होगा फौरन जवाब को आप पहचान जाइएगा और उस पर निशान लगा दीजिएगा। और आपके ये सवालात जो है सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। जो 2 नंबर का सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उन 2 नंबरात के जो सवाल हैं उन सवालों को भी आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलाम।